नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले भी आपकी 7 क्लासें हो चुकी हैं, यानी 7 सेट हम कर चुके हैं और ये है आपका 8वां सेट। और जितने भी आए हुए हैं वो सब सेट हम करेंगे यहाँ पर। और आपका बेसिक से भी चीजें, चैप्टर वाइज भी चीजें चल रही हैं, तो आप वो भी देखते रहिए, ये भी देखते रहिए। सिलेक्शन जो है आपका वो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते रहोगे तो वो आपका जरूर होगा, वर्दी आपको जरूर मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी, ये आपको बताना। तो हमने पढ़ा था पहले वाले में भी कि जी अगर मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, घटाएं, सम संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, आती सम संख्या ही है। लेकिन सम संख्या के अंदर अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो विषम हो जाती है। तो ये तो सारी सम संख्याएं होंगी और जोड़ रहे हैं सब सम संख्याओं को, तो ये तो सम ही होंगे, टोटल विषम नहीं हो सकती। 3x यानी सम संख्या को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सम संख्या ही आती है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, किसी से करो, ठीक है। और प्लस y कर रहा है, सम संख्या जोड़ रहा है, तो ये भी सम ही आएगी। ये भाई तो सम संख्याओं का योग है तो ये तो सम संख्या होगी, और प्लस में 2 कर रहा है तो फिर से सम संख्या होगी, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, लेकिन एक जोड़ दिया तो फिर ओड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, xy + 1। ये आपका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। चलें भाई आगे देखो। इसने पूछा प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा ना, होल नंबर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है वो होती है पूर्ण संख्याएं। अगर यहाँ पर गलती कर दी ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 से लिया तो 1 से 100 तक लोगे 100 संख्याएं, और 100 में तो एक बार 1 आता है ना, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 0 से 99 तक की संख्याएं 100 संख्याएं हो जाएंगी, 100 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और इनमें अगर 1 की गिनती आप करोगे तो हर लाइन के अंदर एक एक बार 1 आता है। 11 में 2 बार आता है, एक बार काउंट किया ना, तो 10 से लेकर के 19 तक 10 बार वहां पर आ जाता है। और हर लाइन में एक एक बार 1 आता है, यानी 1 में, 11 में, 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 61, 71, 81 और 91। तो 10 हो गए, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। टोटल 20 बार 1 आएगा। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 0.7 स्क्वायर प्लस 0.07 स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 49 होगा। 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, 0.49 हो गया बच्चे। और ये भी 49 होगा, स्क्वायर करेंगे तो, लेकिन पॉइंट 4 के बाद लगेगा तो 2 0 पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.49 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ध्यान से करना है, गलत मत कर देना। क्वेश्चन आसान होते हैं कई बार, लेकिन आप उत्सुकता में गलत कर देते हो, उसको ऐसा नहीं करना है। 2000 के फैक्टर बताने हैं आपको, गुणनखंड बताने हैं, कितने धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे ये आपको बताना, ठीक है। तो 2000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे 2000 को। किस तरह से तोड़ोगे, तो एक तो आया 2, और 1000 को क्या लिख सकते हो आप, तो जितनी जीरो आती है उतने 2 और 5 के पेयर होते हैं, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 2 की पावर टोटल कितनी होगी, 4, और 5 की पावर कितनी होगी, 3। फैक्टर जो हमने फैक्टर्स जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल से ये चीजें पढ़ी थी, क्यों आता है, क्यों होता है, एवरेज क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और वो चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो आपको जाना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, चैनल सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, और वहां पर सब वीडियो आपको मिल जाएंगी। दूसरा, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसी नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, p+1 q+1, यानी 4 + 1 कितना हो जाता है 5, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 5 के कितना हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 20 होंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तो बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास है फैक्टर्स की, ठीक है। नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे,
नंबर सिस्टम कैलकुलेशन अच्छी करता है आपकी। दूसरी बात, आपके जो एग्जाम में आता है उसकी वेटेज भी अच्छी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि ये आता नहीं, यहाँ से वेटेज अच्छी रहती है इसकी। वही क्वेश्चन है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। जब इसको मल्टीप्लाई आप करके देखोगे ना तो आपके पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलो तो ये नीचे क्या दिया हुआ, ऊपर तो दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है ना। तो ये वाला तो कट जाएगा, बचा क्या? ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा, तो ए प्लस बी आपको कर देना है। ठीक है, इसको जब खोलोगे ना, ए प्लस बी यहां से बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे भी तो यही दिया हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। ए प्लस बी आपको आंसर में करना है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 27 प्लस 23 कितना होता है? 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जी पी का 40% क्यू के 75% के बराबर है। पी का 40% क्यू के 75% के बराबर है, लिख दिया। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, 15 पंजे 75 होता है, और पी और क्यू का रेशो हमारे पास आ गया 15:8। अगर क्यू 8 है तो पी 15 होगा। अब कहता है जी तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है? क्यू की आय कितनी है? 8 है। किससे? तो पी की आय का, तो किसका? 15 का। कितना प्रतिशत है? 100%। ऐसे भी कर सकते हो, 1/15 होता है, 6 से 2/3, तो 8 6 48 और 2/3 है तो 16/3 होगा, और 16 5 3 15 1/3 3 होता है, यही आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा 53.3। 48 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 1/15 होता है, 1/15 होता है, 6 से ही 2/3%। परसेंटेज में हमने पढ़ा। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48 हो गया, 16/3 है तो 16/3 को क्या लिख सकते हैं? 5 से ही 1/3, 5 3 15 और 1 16। 48 और 5 कितना हुआ? 53 हुआ, और 1/3 कितना होता है? 0.33 होता है, तो ये आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप 800/15 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो उसके पास की राशि क्या हो जाती है? 1:1 में हो जाती है, यानी बराबर हो जाती है। अब आरंभ में उनके पास कितनी राशि थी आपको बताना। तो एक तो आपके पास ये तरीका है कि ऑप्शन से जाओ। आपने ये माना कि जी ए के पास कितने 45 रुपए हैं, बी के पास 35 रुपए हैं। अगर ये 10 रुपए यहाँ इसको दे देता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 35। इसमें से 10 घट जाएंगे, इसके पास भी 35 हो गए ना बराबर, आंसर भी यही होगा। ठीक है, यानी दूसरी बात क्या है कि जी 10 रुपए दिए, एक के पास तो कम हो गए 10 रुपए, एक के पास ज्यादा हो गए 10 रुपए, यानी अब डिफरेंस जो आपको लेन देन के अंदर डिफरेंस रहेगा पूरा, वो कितना रहेगा? वो 20 रुपए का रहेगा। तो इन दोनों के शुरुआत में कितना डिफरेंस रहना चाहिए? 20 का डिफरेंस रहना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तीसरी बात, अगर आपको करना ही है तो आप ऐसे करोगे, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा है वो हम देखेंगे। तो 9:5 का रेशो आपने देखा, ये क्या है? ये इनिशियल रेशो है, यानी शुरुआत का रेशो है। ये अंत में क्या हुआ? तो अंत में हो गया जी 1:1, ये फाइनल रेशो है। ऐसा कब हुआ? जब इससे तो 10 रुपए ले लिए गए, यानी -10 हो गया, इसको 10 रुपए दे दिए गए, यानी +10 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 एकम 9, 5 एकम 5, माइनस कर दिया, ये आ गया 4 यूनिट। ठीक है, यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 एकम 10 और ये माइनस 10 एकम 10 माइनस में -10, तो ये कितना हुआ? 20 हो गया टोटल, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू 25 होगी।
ठीक है। और ये बेसिक तरीका ही है बच्चे, जो आप ये कर रहे हो ना वो यही चीजें हैं कि आपने मान लिया कि जी आपके पास 9x रुपए थे और 5x थे, तो 9x में से क्या किया गया, 10 घटा दिए गए, 10 निकाल लिए गए, और 5x में क्या किया गया, 5x वाले को 10 दे दिए गए, तो अब रेशो क्या हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, वही चीजें हैं ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक से कर रहे हैं ना, यहां पर क्या कर रहे हैं, 9x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहे हैं, 5x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह -10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह +10 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहां पर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 9x हो जाएगा, -10 हुआ, ये 5x हो गया, +10 हो गया। ठीक है, इस 5x को इधर लेकर के आएंगे, माइनस का हो जाएगा, यानी 9 में से जाएगा 5, तो 4x बचेगा। ये 10x माइनस का इधर लेकर के जाओगे, प्लस हो जाएगा, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आई, तो 9x की वैल्यू कितनी, 45, 5x की वैल्यू 25। ठीक है बेसिक ही, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, चलें भाई आगे। चलो देखो भाई, औसत निकालना है आपको। औसत निकालने का तरीका क्या है, 43, 21, 68, 97 और 39, और एक संख्या दे दी, x इनका औसत कितना है, 52 है, तो x का मान क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सब संख्याओं को जोड़ देते हैं। 43 बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं, 21, 68, 97, बेसिक से भी जल्दी कैसे कर सकते हो वो देखेंगे, 39 प्लस में x है, और ये कितनी संख्याएं होगी, 2, 4, 6। औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं हैं उनसे ही डिवाइड करते हैं ना, किससे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत कितना आ रहा है, तो औसत आ रहा है 52, तो ये 52 के इक्वल होना चाहिए, यही है। तो इस 6 को मैं यहां ना लिख करके यहां पर भी तो लिख सकता हूं ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब हम यूनिट डिजिट नंबर देख लेते हैं, 6 दूनी 12, यहां से 2 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, यहां से भी 2 आना चाहिए, तो 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 9 कितना हुआ भाई, 28, 28 का यूनिट डिजिट कितना, 8, 8 प्लस में x करें कि क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इस x को क्या होना पड़ेगा, यहां से यूनिट डिजिट 8 है ना, इसके यूनिट डिजिट को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, और वो 1 में ही है, किसमें, 44 में, तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ना जोड़ना ना घटाना ना आपको डिवाइड करना, आप सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो अगर अलग अलग ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं तो। ठीक है, चलो इस तरीके से भी कर सकते थे। आपने 52 है आपके पास, तो यहां से कितना रह गया अभी, -9, यहां से कितना रह गया, तो 52 -31, यहां से प्लस वाला रहेगा कितना, तो +16, यहां से प्लस रहेगा कितना, तो 50 है आपके पास, 45 प्लस का रहेगा। ठीक है, इसी तरह माइनस का कितना रहेगा, 13 रहेगा, तो माइनस वाले एक जगह इकट्ठे कर लो, प्लस वाले एक जगह इकट्ठे कर लो, और वो बंट जाएंगे आपस में। ठीक है, कितना कम होना चाहिए कितना ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, +8 एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब जोड़ोगे तो +8 हो जाएगा, ये कितना हुआ टोटल, 16 और 45 61, और ये 31 13 44 9 53, माइनस का 53 हो रहा है, तो प्लस का जो क्या रह रहा है, 8 रह रहा है ना बच्चे, ये प्लस का 8 रह रहा है, यानी पहले से ही एक्स्ट्रा है 8, तो 52 अगर औसत बनाना है तो एक्स्ट्रा 8 बचा हुआ है, तो इसको कितना होने की जरूरत है, तो इसको 52 - 8 होने की जरूरत है, यानी ये 44 भी होगा, तो ये वाला 8 ये यूज करके और 52 बन सकता है। ठीक है, चलो ये चीजें चैप्टर में, यहां पर तो क्वेश्चन आप जल्दी कैसे कर सकते हो वो चीजें समझो। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुल राशि जमा करवाई, पहले 3 वर्षों के लिए उसे ब्याज मिलता है 6%, पहले 3 वर्षों के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 18%। ठीक है भाई, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% है, तो अगले 3 वर्षों के लिए 9% मिलता है, तो कितने परसेंट मिल जाएगा, 27%। और फिर क्या कहता है कि जी 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% हो जाती है 9 वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष यहां पर मिले 6% की दर से, 3 वर्ष मिला 9% की दर से, अब 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 1950 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1950 रुपए मिल रहा है। अब अगर 1950 रुपए मिल रहा है तो बचे कितने वर्ष है, 6 वर्ष तो हो गए, 3 बचे ना 9 वर्ष में, तो
तो 3 वर्ष तक कितने किस हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 30%। 18 और 27 45, 45 और 30 कितना हुआ टोटल, टोटल कितने परसेंट मिल गया, 45% यहाँ पर, 30% यहाँ पर, यानी 75% ब्याज मिला। उस राशि का 75% ब्याज मिला है, हमने मान लिया वो राशि पी है, उसका 75% कितना है, 1950 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, उस राशि का ही मिलेगा ना 75%, तो राशि अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू सीधे भी निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते हो। 75% का मतलब क्या है, इसको बटे में 100 लिखोगे, 3/4 हुआ ना, और 3 से काटोगे तो कितना होता है, 6 18 65, 650, और 650 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, 2600। ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन ही गलत है सर। ठीक है, 2600 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, जमा कराई थी, कितनी राशि करवाई थी, 2600 करवाई। ठीक है, ऑप्शन शायद मुझे लगता है 1650 के हिसाब से बना दिए हैं। ठीक है, फिर क्या आता, तो फिर 550 आता, और 550 को 4 से मल्टीप्लाई आप करते तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2200 रुपए होता। ठीक है, ऑप्शन 1650 के हिसाब से बना दिए, यहाँ पर 1950 लिख दिया, 1950 के हिसाब से बनाओगे 2600 हो जाएगा। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। बस सिंपल सी बात समझनी है, आप बाजार में गए चीनी खरीदने, लेकिन आपको जाने के बाद में पता चला आप 120 रुपए लेकर के गए थे, और आपको जाने के बाद में पता चला कि जी 20% वृद्धि हो गई, किसमें, चीनी के मूल्य में। अब 20% की वृद्धि हुई, आपने कहा कि जी मुझे तो 120 रुपए की चीनी दे दो, तो आपको उसने 3 किलो चीनी कम तोल करके दी। भाई किसकी वजह से, 120 रुपए पर जो 20% की वृद्धि हो गई थी ना, यानी 20% की वृद्धि हो गई थी, उसमें पहले 3 किलोग्राम चीनी आ जाती है, उसमें अब कितनी, 3 किलोग्राम चीनी आ जाती है, अब आ जाती है ना, क्योंकि अब भी घटा है, 3 किलोग्राम अब घट गया ना, यानी 120 रुपए के 20% में 3 किलोग्राम चीनी आती है। ठीक है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य आपको बताना है क्या होगा। अब 3 किलोग्राम आती है, तो 3 किलोग्राम का तो चाहिए नहीं हमें, तो 1 किलोग्राम का चाहिए, 20% की वैल्यू हमें किस हिसाब से, तो 3 किलोग्राम का ये रेट है, 1 किलोग्राम का आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 20% 1/5 होता है, ये कितना 24, यानी 3 किलोग्राम आती है 24 रुपए में, 1 किलोग्राम कितने में आएगी, 8 रुपए। अगर पहले वाला पूछता तो भाई ये तो बढ़ा हुआ रेट है, पहले वाला पूछता तो 20% बढ़ा हुआ क्या है, 8 है, यानी 8 120 की वैल्यू है, अब तो आंसर 8 होगा ना, 8 120 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये 6 पर कट जाएगा, ये 5 पर कट जाएगा, 8 5 40 होता है, 40/6, तो 20/3, यानी 6.66, ये पहले वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है, चले भाई आगे देखो क्या क्वेश्चन नंबर क्या, यदि एक व्यापारी वस्तु के मूल्य में उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, मान लेते हैं उसका मूल्य था 100 रुपए, 60% अधिक अंकित करता है, तो अब कितना लिखेगा उस पर, 160 लिखेगा, 100 का 60% 60 होता है, यानी 60 रुपए जोड़ देगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि जी 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 160 पर 30% की छूट देगा भाई, अंकित मूल्य पर होती है ना छूट, तो 30%, तो 160 का 30% कितना होता है, 48 रुपए होता है, 16 48, दोनों जीरो तो कट ही जाएंगी, तो 48 रुपए होता है, 48 निकाल दिया, बचा कितना 112, यानी 100 वाली चीज 112 रुपए में बिक रही है, 12 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पर गुना में 100%, यानी 12% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलें भैया आगे देखो, कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है,
कितना है 40 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है, ये पैरामीटर है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया ये त्रिभुज है, ए बी सी इसकी तीनों भुजाएं हैं। ए भुजा आपको दे दी 11 सेंटीमीटर है, तो और बाकी दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया बी माइनस सी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो b प्लस सी क्या होगा, तो आपको पता है तीनों का योग कर रहे हैं ए बी सी, यही तो होता है ना पैरामीटर। ये किसके बराबर है 40 सेंटीमीटर के बराबर है। ए की वैल्यू दे दी 11, b प्लस सी कितना होगा भाई, तो बराबर 40, उस साइड में ले जाकर के माइनस करोगे, b प्लस सी कितना आ गया 29 आ गया। यानी b प्लस सी आपके पास है 29 और b माइनस सी आपके पास है कितना 3। तो अब यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो अगर इनको जोड़ते हो तो c से c कटेगा, 2b आएगा, कितना हो जाएगा 32। b की वैल्यू कितनी होगी 16। इसी तरह अगर आप c की वैल्यू निकालोगे, इसको 16 रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b को 16 रख दिया तो c की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो सबकी वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसका काम नहीं है, इसको कर देते हैं साफ। आपको क्या चाहिए, तो आपको ये बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब अलग अलग आपको साइडें दी हो तो s इंटू में s माइनस ए s माइनस बी, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं s माइनस सी। s यहाँ पर क्या होता है, तो सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर आपको दिया हुआ है 40, सेमी पैरामीटर यानी उसका हाफ कर देंगे कितना 20। अब सब चीजें आपके पास आ गई हैं, अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। तो s की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, s माइनस ए, तो a कितना है 11, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा 20 माइनस 11 9। s माइनस बी, तो b साइड कितनी है 16, तो 20 माइनस 16 करोगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, s माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 20 माइनस 13 करोगे हो जाएगा 7। जो पेयर बन रहे हैं वो निकाल लेंगे, यहां से कितना होगा 4 होगा ना, एक 4 है इसमें तो 2 बार आ जाएगा। यहाँ पर 9 है तो ये बचा कितना, भी अंदर कितना बचा है 5 बच गया ना, 4 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर 9 है तो गुना में 3 हो जाएगा, 9 तो बाहर ही आ गया, 4 का क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से कितना बचा और 7 बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, 2 रेलगाड़ियां हैं पी और क्यू, दिख नहीं रहा होगा अभी क्वेश्चन। पी और क्यू 2 रेलगाड़ियां हैं और एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। ये स्टेशन एक्स है आपका, ये स्टेशन वाई है, ये एक्स है। यहां से पी रेलगाड़ी चलती है वाई की तरफ, यहां से क्यू रेलगाड़ी चलती है एक्स की तरफ। ठीक है, रेलगाड़ी मिलने के पश्चात वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में, यहां पर हमने मान लिया कि ये दोनों रेलगाड़ियां मिली हैं, लेकिन इनके मिलने के पश्चात जब वाई रेलगाड़ी क्या क्यू, हाँ पी तथा क्यू स्टेशन एक्स और वाई से 2 रेलगाड़ियां, तो ये जो क्यू है यहां पर अगर ये मिली है तो ये क्यू रेलगाड़ी इधर जाएगी भाई, और ये पी रेलगाड़ी इधर जाएगी, ये पी जा रही है ये क्यू जा रही है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, किसी रेलगाड़ी मिलने के पश्चात वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में, तो वाई पर कौन पहुंच रही है, वाई पर तो पी पहुंच रही है ना, तो कितना समय ले रही है पी 5 घंटे लेती है। और क्यू एक्स तक पहुंचने में, क्यों, क्योंकि एक्स बाद में लिखा है और टाइम भी, तो क्यू पहुंचेगी ना एक्स पर पहुंचने में ये 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट इतना समय लेती है। अगर घंटे में बात करें तो 4.5 घंटे होंगे, यानी 9/2 लिख सकते हो, या फिर इस तरह से कि 4 + 30 मिनट को 30/60 1/2 यही होगा ना, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इसको 9/2 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है,
कि जी यदि रेलगाड़ी P की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, P की गति दे दी आपको 54 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो रेलगाड़ी Q की गति आपको बताना है। अब बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही होगी यहां से कि जी ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इस रेलगाड़ी ने कितने टाइम में कवर किया है? 5 घंटे में। किस स्पीड से? तो 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो स्पीड इनटू में टाइम कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 54 गुना में 5, ये वाला डिस्टेंस आ गया आपके, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्यू चल करके आई होगी ना, तो हमने मान लिया कि जी क्यू की स्पीड x थी, लेकिन चल करके कितने टाइम में? तो चल करके आपकी 9 घंटे में, 9/2 घंटे में मान लेते हैं, ठीक है। कितने टाइम में? क्योंकि ये जब यहां से यहां पहुंचेगी ना, उतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाएगी। हमने मान लिया स्पीड ये वाला कि जी ये यहां से यहां पहुंचेगी, ये 4.5 घंटे ले रही है, तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 9/2, और ये मान लेते हैं x क्या है? टाइम इंटू में स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है, यही हमने यहाँ पर माना है। स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो काट दोगे, जो कट रहा है 9 6 54, 6 5 30 दूनी 60, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर हावर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे हम, ठीक है। जितना टाइम इतना डिस्टेंस कवर करने में जो ये टाइम ले रही है, उसको डिस्टेंस को इक्वल कर दिया हमने कि जी इसने 4.5 घंटे में x के इक्वल कवर किया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर देना, हम कल फिर उस चीज को डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर देखो बच्चे, 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है। ये क्या है? प्रेजेंट रेशो है इनका, प्रेजेंट एज का रेशो है। 4 वर्ष के पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 7:9 हो जाएगा। तो यहां से डिफरेंस कितना है? 4 का है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 4 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि जी 14 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आज क्या है? तो 1 की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 10 हो गई, और 7 की वैल्यू 14 हो गई। अब 14 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 14 14 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 28। काटोगे किस पर? 6 चौके और 7 चौके, 6:7 हो जाएगा बच्चे, और यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है। चलो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जी सी डी तथा ई मिलकर, सी डी तथा ई मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। अब कार्य क्षमता दे रखी है कि किसी सी की कार्य क्षमता डी की 2 गुनी है। सी और डी का रेशो देखें, तो सी की कार्य क्षमता डी की 2 गुनी, यानी 1 घंटे में एक काम करता है, तो ये कितना करता है? 2। ये 1 दिन में एक काम करता है, तो ये 2 काम कर लेता है 1 दिन में। और ए की क्षमता डी से, तो ए की क्षमता डी से 3 गुनी है। तो ई की क्षमता देखें किससे? डी से, तो अगर ये 1 करता है तो ये 3 करेगा। तो इधर भी क्या लिखोगे? 1, इधर भी क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो इनका रेशो कितना आ जाएगा? 2:1:3, ठीक है। तीनों की कार्य क्षमता का रेशो कितना आ रहा है? 2:1:3, यानी 1 दिन में तीनों मिलकर के कितना काम कर सकते हैं? 2:1:3 और 3 6। 1 दिन में तीनों मिलकर के 6 काम करते हैं, और उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो 12 दिन में 1 दिन में 6 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ? 72 काम हो गया। टोटल काम तो आपको निकालना पड़ेगा। ई अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। ई अकेला 1 दिन में कितना काम करता है? तो 3 काम करता है भाई। ये अकेला कितना करता है? 3 काम करता है। 72 काम करवाना है, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 से भाग करेंगे, कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
24 दिन आपका सही आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो ये था आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।